आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट ईट मन के तथास्तियां ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का पार्ट 4। इससे पहले हमने टोटल 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और अगर आपने नहीं देखे हो तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा 4th पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा इसी लेसन का जो कि एंड होगा और उसके बाद हर एक बच्चा ये जानता है कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट लिया जाता है जो कि गूगल फॉर्म में लिया जाएगा, जिसकी अपडेट आपको 5th पार्ट के बाद बता दी जाएगी। तो आप रेडी रहना, अपनी तैयारी अच्छी से करते रहना और जो बच्चे टॉप रैंक करेंगे डेफिनेटली उनका वीडियो में नाम मेंशन किया जाएगा अलग से, ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले और अदर स्टूडेंट्स को भी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। तो यहाँ पर बच्चों कंटेंट को शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो ये आप ही का डेटा बेस्ड है जहाँ पर सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर में कितना ज़्यादा डिफरेंट है। तो बच्चे वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली जो अपडेट है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। चाहे हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टा हो या फिर टेलीग्राम हो, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी और आपके कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। इवन अपने नोट्स भी शेयर कर सकते हैं जो आप हैंड रिटन में बनाते हैं, ताकि मैं जज कर सकूँ आपको कि आप किस तरीके से बना रहे हैं। जो गलती होगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा और करता भी हूं बच्चों की। तो एटलीस्ट बच्चों आप इन चीज़ों को फॉलो जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो का हम शुरू करते हैं, जिसका कंटेंट कुछ इस प्रकार से है। हड़प्पा समाज में विभिन्नताओं का अवलोकन यानी कि ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। इस टॉपिक में आप यही चीज़ जानोगे कि जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्हें हड़प्पा के साथ जो अन्य स्थल है यानी कि जो कुछ हिस्टोरिकल साइट है वहाँ से वह किस तरीके से एविडेंस को प्राप्त कर सके। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं और उन्हें समझना और जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला यही है कि हम पढ़ेंगे ब्यूरियल्स के बारे में यानी कि शवदान के बारे में, कि वहाँ पर जो चिता होती थी, जो कब्र होती थी, जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी, वो किस तरीके की वहाँ पे कल्चर रहा होगा। और साथ ही उन चीज़ों के बारे में भी जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, वह चीज़ें जो लग्जरी होती थी, लग्जरी आप जानते हैं ना, महंगी, ठीक है, विलास वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं की खोज, इन सभी के बारे में आप जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था, क्राफ्ट तो आप जानते हैं जो हैंडमेड चीज़ों से यूज़ किया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर इमेजेस भी देख सकते हो पता लगाने के लिए कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है वह किस प्रकार से इन प्रोडक्शन सेंटर्स की खोज करते थे, आइडेंटिफिकेशन करते थे, उन्हें क्या क्या वहाँ से चीज़ें मिली। और साथ ही मेन चीज़ है कि हड़प्पा के जो लोग थे वह जो माल था ना उसे किस प्रकार से प्राप्त करते थे, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो कैसा होता था, किन किन चीज़ों का माल बाहर से मंगाया जाता था, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो ऑलरेडी हड़प्पा के पूरा स्थल में मिली। तो ये सब चीज़ें आपको आज के इस लेसन के 4th पार्ट में जानने को मिलेगी, क्योंकि मैं हर एक पार्ट के अंदर पर्टिकुलर एक टॉपिक आपके लिए लेके आता हूँ। क्योंकि जब कभी आप अपने चैप्टर को देखो तो आपका जो माइंड है वो एनालाइज कर सके कि हाँ, फर्स्ट पार्ट में जैसे सर ने हड़प्पा के बारे में बताया था, सेकंड पार्ट में सर ने ये बताया था कि जो लोग थे वहाँ के वो हंटिंग यानी शिकार कैसे करते थे, जो एग्रीकल्चर था वो किस प्रकार का था। और साथ ही थर्ड पार्ट में मैंने आपको मोहनजोदारो सिटीज़ के बारे में बताया था जो कि एक प्लान डेवलप था, उसके कुछ फीचर्स हमने जाने थे। एग्जाम्पल के तौर पे माल गोदाम हो या फिर ग्रेट बाथ हो, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर हो या फिर ड्रेनेज सिस्टम हो। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक क्रोनोलॉजिकल टर्म्स में आपको जानकारी मैंने प्रोवाइड कराई और आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, काफ़ी आसान भाषा में विद एग्जाम्पल के साथ। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक होगा ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस यानी कि हड़प्पा समाज में विभिन्नताओं का अवलोकन। देखिए बच्चों, अगर आप ये वाला टॉपिक समझ जाते हो जो कि हमारा स्टार्टिंग का है, तो आपकी एक रिदम बन जाएगी। जो आने वाले टॉपिक होंगे आप उन्हें भी इजीली कवर कर सकोगे। तो ध्यान से समझना क्या बात की गई है कि हड़प्पा समाज में विभिन्नताओं का अवलोकन, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब वो कौन कौन से थे? सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी चाहिए, जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है ना, चाहे वो आज का हो या फिर मध्यकालीन का हो या फिर एंशियंट टाइम का हो यानी कि प्राचीन टाइम का हो, समाज हमेशा से ही व्यक्तियों से मिलकर बना है। सोसाइटी रेफर टू अ ग्रुप ऑफ द पीपल। और समाज के अंदर जो हमें आर्थिक और सामाजिक
चीजें देखने को मिलते हैं उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि विभिन्नताएं होती है। देयर आर डिफरेंसेस इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल। तो इस बात की जानकारी आपको शायद होगी अगर आपके पास सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है, तो उसमें मैंने कितनी बार आपको इन चीज़ों के बारे में बता रखा है, 11th में भी और 12th में भी। तो जो बच्चों हमारे आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ना, वह इन्हीं समाज के अंदर जो फैली विभिन्नताएं होती है उन्हीं को पता लगाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटेजी टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग पीपल लिविंग विद अ पर्टिकुलर कल्चर, कि आखिरकार लोगों में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते थे वो क्यों देखने को मिलते थे, उनके पीछे क्या रीजन रहा होगा। तो इन्हीं डिफरेंसेस का पता लगाने के लिए एक डिफरेंट था, वो था शवधान के बारे में। शवधान कह सकते हो, ब्यूरल्स इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं अब इसी के बारे में, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए क्या बात की गई है इस शवधान के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बच्चों अंतिम संस्कार व्यक्ति का दफना कर किया करते थे। अब 1 मार्क के एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। एट ब्यूरल्स इन हड़प्पन साइट द डेड वाज जनरली लेड इन पिट्स। तो अब एग्जामिनर आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आपको यह याद रखना पड़ेगा कि व्यक्ति को जलाया नहीं जाता था, सिर्फ दफनाया जाता था। और इसके अंदर कुछ और डिफरेंसेस भी देखने को मिले थे। लाइक जो कब्रें होती थी वह बनावट में, स्ट्रक्चर में एक दूसरे से अलग होती थी, और साथ ही कई कब्रों में ईंटों की चिनाई भी की जाती थी। लाइक एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पर कुछ इमेजेस भी देख सकते हैं। तो इस बात से ये क्या पता लगता है कि क्या कब्रों में भी ऊंच नीच देखी जाती थी, यानी जो शाही होते थे, जो थोड़े अमीर होते थे, क्या उनकी कब्रों को थोड़ा अच्छे से बनाया जाता था और जो नॉर्मल या सामान्य व्यक्ति होते थे उनकी कब्रों को ऐसी मामूली सा छोड़ दिया जाता था? ये कहना कठिन है। इवन बच्चों कुछ कब्रों में तो मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी मिले हैं। परहैप्स इंडिकेटेड अ बिलीफ दैट दीज कुड बी यूज्ड इन आफ्टर लाइफ। तो शायद इन वस्तुओं का जो प्रयोग होगा वह मृत्यु के बाद किया जाता हो। यहाँ पर आपको एक चीज और जानने को मिलेगी कि जो मेल और फीमेल थे ना, जो उनकी कब्रें होती थी, वहां से आभूषण भी मिले, यानी कि ज्वेलरी हैज फाउंड इन ब्यूरल्स एट बोथ ऑफ मैन एंड वुमेन। और यही नहीं, कुछ कपड़ों में तांबे के दर्पण, मनके से बने आभूषण आदि भी मिले हैं। तांबे का दर्पण इट्स लाइक अ कॉपर मिरर, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो, एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। वैसे आपको इसे देख के लग रहा होगा अगर ये किसी के लग जाए तो फ्लैट ही हो जाए उसका फेस, है ना। बट ये चीजें आर्कियोलॉजिस्टों को इस शवधान में देखने को मिली है। तो बच्चों आप इन चीजों से क्या समझ रहे हो, इन ब्यूरल्स के बारे में, इन शवधान के बारे में, कि लोग कैसे कैसे उस समय चीजों का इस्तेमाल करते थे कब्र में लोगों को दफनाने के लिए। हो सकता है कि वो उनका उस समय का कल्चर रहा हो। जैसे आज के समय भी जब लोग उस किसी व्यक्ति जो मर चुका है उसकी चिता जलाते हैं या फिर उसे कब्र में दफनाते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को फॉलो किया जाता है। तो अपने अपने कल्चर अपने अपने टाइम के हिसाब से फॉलो किए जाते हैं, किए जाते रहेंगे। तो इनकी समझ आपको होना ज़रूरी है। और यहाँ पर बच्चों मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि आप मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ना, वह मृतकों के साथ जो बहुमूल्य वस्तु थी ना उन्हें दफनाने में विश्वास नहीं कर सकते थे या नहीं करते थे। ये ऐसा कहा गया है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपके माइंड में ये है कि सर यहाँ पे तो ज्वेलरी को भी साथ में दफनाया जाता था। तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो उनकी नज़र में बहुमूल्य वस्तु होती थी वो ये नहीं होती थी। अब वो कौन सी होती थी फिर, तो अगली स्लाइड में आपको यही जानने को मिलेगा। लुकिंग फॉर लग्जरीज ऑब्जेक्ट, आइए जानते हैं अब उसी के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों एक एग्जाम्पल भी दिया गया है शवदान के बारे में। तो अभी लग्जरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप ये एग्जाम्पल देखिए क्योंकि ये लेटेस्ट है, 1918 के डिकेट वाला, 1980 के दशक वाला। तो क्या था इसमें कि हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खनन के कार्य के दौरान एक पुरुष के पास शंख के 3 छल्ले, जैस्पर एक प्रकार के उपरत्न, उनके मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके से बने एक आभूषण भी मिला था। मनके आप जानते हो ना, एक प्रकार की माला जो छोटे छोटे बिंदु से बनाई जाती है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो इन चीजों से हमें यह पता चलता है कि बच्चों उस समय एंशिएंट टाइम में भी हड़प्पा जो निवासी थे अपने कल्चर को लेके कितने ज्यादा प्रोएक्टिव थे। चलिए बात करते हैं बच्चों विलासिता वस्तुओं की खोज के बारे में। लुकिंग फॉर लग्जरी ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपको 2 कैटेगरी देखने को मिलेगी। फर्स्ट कैटेगरी वो होगी जिसके अंदर जो चीजें थी वो इजीली अवेलेबल होती थी, और सेकंड कैटेगरी के अंदर वो चीजें आएगी जो इजीली अवेलेबल
नहीं होती थी। आइए जानते हैं। तो पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं शामिल है। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूजेस, लाइक कौन कौन से है, जैसे कि चक्कियां हो गई, मिट्टी के बर्तन, मात्र भांड लिखा आएगा एग्जाम के अंदर तो पॉटरी कहा जाता है। और साथ ही सुई हो गया, झावा हो गया। झावा एक प्रकार का बच्चों फ्लैश रबर्स होती है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार के। तो ये वो चीजें होती थी, ये वो ऑब्जेक्ट्स होते थे जो कि इजिली अवेलेबल होते थे। लेकिन इन द सेकेंड कैटेगरी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इजिली अवेलेबल, दूसरे वर्ग में ऐसी वस्तुएं जो आसानी से यानी कि एक सामान्य लेवल पे उपलब्ध नहीं होती थी। और ये वो वस्तु होती थी जो कि विलास भी होती थी और दुर्लभ भी होती थी। तो बच्चों दुर्लभ चीजें वो होती है जो कि जिनकी संख्या काफी ज्यादा कम हो। क्या आप मुझे कमेंट करके किसी एक रेयर ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देख सकते हो? आज के समय में काफी ज्यादा इजी, आपने पढ़ भी रखा होगा, नहीं भी होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा, ठीक है? फिर भी मैं आपसे जानना जरूर चाहता हूं। तो बात यहां पर यह आती है बच्चों कि वो कौन सी चीज थी जो इस समय यानी कि हड़प्पा काल के समय काफी ज्यादा लग्जरी मानी जाती थी। आइए जानते हैं उसी के बारे में। अगर लग्जरी ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो वो है बच्चों फ्यांस के पात्र, लिटिल पॉट्स ऑफ फ्यांस। अब फ्यांस क्या होता है तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर इसकी इमेज देख सकते हो, इससे आपको पता लग जाएगा। अब इसे बनाने की प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं कि फ्यांस जो था वो एक प्रकार का कीमती पात्र होते थे और इन्हें बनाना ना काफी ज्यादा हार्ड होता था, काफी कठिन होता था, क्योंकि यह घिसी हुई रेत, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था। एक प्रकार से इसे आकार दिया जाता था। A material made of ground sand or silica mixed with a color and a gum and then fired। तो इसे बनाने के लिए इन चीजों का यूज किया जाता था। आप अगर आसान भाषा में समझना चाहो तो जैसे एक चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, तो चिकनी मिट्टी को हम कोई भी आकार दे सकते हैं आसानी से। तो ये जो फ्यांस होता था ना, इसको भी एक प्रकार का हम आकार दिया करते थे। मतलब जो हड़प्पा निवासी थे वह इसे बनाने में काफी ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल करते थे, तब जाके ये एक परफेक्ट चीज बन पाती थी। तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है उस समय इतना लग्जरी माना जाता था। एग्जाम में आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से हड़प्पा समाज में जो विलास वस्तु थी वो कौन सी थी, तो आपको आंसर देना जरूरी है, ठीक है बच्चों? आप नोट कर लेना अपने हैंड रिटन में। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इन चीजों के बारे में खोज प्राप्त करी। होप सो कि बच्चों आप इन दोनों ही टॉपिक के बारे में काफी अच्छे से समझ चुकेंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है बच्चों की हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन यानी कि क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर बात होगी चौंदड़ों के बारे में। चौंदड़ों क्या है आपके माइंड में आ सकता है, तो ये भी एक हिस्टोरिकल साइट थी हड़प्पा की, जो कि कहाँ पर स्थित है आज के समय में, ये भी आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगी, सिंध साइड में, ठीक है? तो चौंदड़ो यह मोहनजोदड़ो जो कि 125 हेक्टेयर में फैली हुई थी, उसकी तुलना में कंपैरिजन में एक बहुत ही छोटी बस्ती थी जो केवल 7 हेक्टेयर में फैली हुई थी। और ये लगभग पूरी तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन का ही यहाँ पर काम किया जाता था। This is the tiny settlement as compared to मोहनजोदाड़ो almost exclusively devoted to craft production। तो अब जानेंगे हम इसी के बारे में कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट शामिल थे। बात करते हैं सबसे पहले सेटलमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से काम किए जाते थे। लाइक एग्जाम्पल बीड्स मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग, जैसे कि मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु का कार्य, मोहर का निर्माण, बाट बनाना। तो ये सब चीजें सेटलमेंट्स के अंदर की जाती थी जो सभी की सभी क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। अब यहाँ पर एक चीज के बारे में अलग से मेंशन भी कर रखा है, वो है बच्चों आपका बीड्स मेकिंग यानी कि मनके बनाने का निर्माण। बीड्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एक प्रकार की ये माला होती है। तो इसे बनाने के लिए ऐसे कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है यहाँ पर कॉर्नेलियन के बारे में। तो कॉर्नेलियन क्या है, एक प्रकार का स्टोन है जो कि सुंदर लाल रंग का है, ठीक है? उसी प्रकार जेस्पर हो गया, क्रिस्टल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सेल खाड़ी के बारे में तो बहुत पहले बता दिया था फर्स्ट पार्ट में। और मेटल के अंदर जैसे कि गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज और साथ ही शंख, फ्यांस और बर्न क्ले यानी कि पक्की मिट्टी। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके मनके बनाए जाते थे। तो इतना बड़ा प्रोसेस था, तो कुछ तो ऐसी खास बात रही होगी बच्चों इस बीड मेकिंग के अंदर, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है वो यही तो है, ईंट, मनके तथा अस्थियां।
तो होप्स हो कि आप इतने चीज़ें तो अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करके बता देना कि यहाँ से मुझे टॉपिक नहीं समझ आए। अभी और देखिए मनकों के बारे में, बीट्स के बारे में और बातें की गई है, जैसे कि कुछ मनके को दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और ये कई आकार के होते थे। सम बीट्स वर मेड ऑफ टू और मोर स्टोन्स लाइक चक्राकार, बेलनाकार, गोलनाकार, ढोलनाकार, मतलब हर एक एंगल से इन्हें बनाया जाता था और कुछ के ऊपर तो डिजाइनिंग भी की जाती थी। यहाँ पर आप जितनी भी इमेज देख रहे हैं ये इन्हीं से कोरिलेट करने वाले एग्जाम्पल है, ताकि आपको समझ आ सके कि कुछ इस प्रकार से होता होगा। अब यहाँ पर बच्चों कॉर्निनियल जो स्टोन था उसके बारे में कुछ चीज बताई गई है कि ये किस तरीके से बनाया जाता था, जिससे आपको जानना जरूरी है। क्या बात की गई है कि आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट हैव रिवील्ड दैट द रेड कलर ऑफ कॉर्नेलियन वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इट्स मीन कि आर्कियोलॉजिस्टों के द्वारा ये प्रयोग किया जाता था कि कॉर्नेलियन का जो लाल रंग का पत्थर है वह पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाने से प्राप्त होता था। इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको और ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और देखिए बच्चों यहाँ पे दो हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में भी बताया गया है, जो कि नागेश्वर, ये कहाँ पर है, कच्छ में, कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में, और साथ ही बालाकोट, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में तो आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों बस्ती जो थी वो समुद्र तट के पास थी, ठीक है। और यहाँ से क्या होता था कि शंख से बनी हुई वस्तुएं बनाई जाती थी। नागेश्वर एंड बालाकोट बोथ सेटलमेंट आर नियर द कोस्ट, दे वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग, लाइक एग्जांपल के तौर पे वो कौन कौन सी थी, बैंगल्स होगी, लेडल्स हो गया, लेडल्स आप जानते हो ना, एक प्रकार की जो करचियां नहीं होती, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, और साथ ही कुछ इनलेज यानी कि ऑर्नामेंट्स हो गए, ठीक है, पच्चीकारियां, तो ये प्राप्त होती थी। और ये भी कहा गया है कि पॉसिबिलिटी है कि चौंदड़ो और लोथल, चौंदड़ो आप जानते हैं कि पाकिस्तान और लोथल कहाँ पे, गुजरात, तो यहाँ से जो तैयार माल था, मेनली यहाँ पर बीट्स की बात की जा रही है, मनकों की बात की जा रही है, तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक भी लाए जाते थे। इट इज लाइकली दैट फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज अ बीट्स फ्रॉम चौंदड़ो एंड लोथल वर टेकन टू द लार्ज अर्बन सेंटर सच एज अ मोहनजोदारो एंड हड़प्पन साइट्स। तो बच्चों कुछ इस प्रकार का था क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हिस्टोरिकल साइट्स में। आई होप कि आपको इनके बारे में अच्छे से समझ आ चुका होगा। और मेनली यहाँ पर बात की गई थी बीट्स के बारे में, जो कि एक डिफरेंट तरीके से बनाए जाते थे और इनका जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी बड़ी मात्रा में किया भी जाता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लगा ही रहता था। अब जो हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट जो आएगा वो होगा कि ये जो प्रोडक्शन हाउस होते थे ना, जो सेंटर होते थे, इनकी आर्कियोलॉजिस्ट पहचान कैसे करते थे, उन्हें कैसे एविडेंस मिले इन्हें पहचानने में। आइए जानते हैं अब उन्हीं के बारे में। आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, इतिहासकारों के द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान। तो क्या बात की गई है बच्चों इसमें कि archaeologists usually look for a following raw materials such as a stone, needles, whole shell, copper, etc. यानी कि पुरातात्विकों को खोज में जो कच्चा माल, त्यागी वस्तुएं हैं, उन्हें कूड़े करकट से इत्यादि से प्राप्त हुए हैं। और उन्होंने ये बात भी कही है कि जो ये कूड़ा करकट होता था, यानी जो वेस्ट होता था ना, वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर होता था क्राफ्ट वर्क में, क्योंकि यहाँ से इन आर्कियोलॉजिस्टों को ऐसे एविडेंस प्राप्त हुए जिनसे ये पता चलता था कि जो प्रोडक्शन होता था वो किन चीज़ों का होता था, क्या क्या चीज़ें प्रोडक्शन में यूज़ की जाती थी। क्योंकि आप ये बात तो मानते हो कि कूड़े के ढेर में से कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंस तो मिलते ही हैं जो कि उस समय के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो ज़रूर ही देते हैं। तो ऐसे ही कुछ इस क्राफ्ट प्रोडक्शन में भी देखने को मिला था, जिनकी जानकारी अभी आपको पता लगेगी। जैसे कि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था, शेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट, और इन पदार्थों के जो टुकड़े होते थे वह कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर ही फेंक दिए जाते थे। पीसेस ऑफ दिस मटेरियल विल बी डिस्कार्ड एज अ वेस्ट एज द प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन। और यही सब चीज़ें तो आर्कियोलॉजिस्टों को एक एविडेंस का काम करती है, ताकि वह इस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल कर सके कि आखिरकार यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती होगी। कभी कभी तो बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। समटाइम लार्जर वेस्ट पीसेस वर यूज अप टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जो बहुत छोटे टुकड़े होते थे उन्हें तो उसी कार्यस्थल पे छोड़ दिया जाता था, क्योंकि हो सकता है कि उनका कोई काम ना हो। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि जब कभी मिरर की कटिंग की जाती है, जो उसके एजिस होते हैं उन्हें वहीं पे छोड़ दिया जाता है, उसे कूड़े में डाल दिया जाता है,
फिर चाहे आप टिम्बर के काम को ले लो, जब लकड़ी काटी जाती है, जो फालतू की लकड़ी होती है उन्हें इकट्ठा करके कूड़े में डाल दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही बच्चों यहाँ पर भी किया जाता था। जो चीज़ें यूज़फुल होती थी उन्हें तो साथ रख लिया जाता था, लेकिन जो अनयूज़फुल होती थी उन्हें कूड़े के ढेर में डाल दिया जाता था, जिनकी जानकारी आर्कियोलॉजिस्टों को प्राप्त होती है। और इन सभी चीज़ों से ये हमें इस ओर संकेत मिलता है कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम किया जाता होगा। क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो अंडरटेकन इन द लार्ज सिटीज सच एज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पन साइट्स। अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो मेरी तरफ से आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स अभी से आप मान लीजिएगा, गिन लीजिएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ आया होगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख भी रहेंगे तो आपकी तरफ से लाइक करना बनता ही है, क्योंकि आपको पसंद आ रही होगी तभी आप देख रहे हो। तो चलिए फिर हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इस लेसन के पार्ट 4 के, जान लेते हैं उसके बारे में भी। टॉपिक है बच्चों माल प्राप्त करने के संबंध में नीतियां, स्ट्रेटेजी फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या क्या बातें की गई है। ठीक है बच्चों, आपको ये बात तो मानने पड़ेगी कि शिल्प उत्पादन में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि इजीली अवेलेबल थी, जिसके बारे में मैंने बात भी करी थी। एज अ ऑब्वियस अ वेराइटी ऑफ मटेरियल वाज यूज फॉर अ क्राफ्ट प्रोडक्शन लाइक क्ले वर लोकली अवेलेबल, बट पत्थर, लकड़ी, धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने भी पड़ते थे। तो इस बात से ये तो पता चलता है कि हमें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, आयात और निर्यात था, उस समय भी चला करता था। लोग एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे। अगर उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो वह दूसरों से व्यापार भी उनका कर लिया करते थे। इसलिए हमारा ये जो टॉपिक है वो माल प्राप्त करने से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन्हीं के बारे में कि उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो क्या बात की गई है बच्चों की, द हड़प्पन प्रोक्योर मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन अ वेरियस वे। फॉर एग्जांपल, यानी कि हड़प्पा वासी जो थे उत्पादन के लिए जो रॉ मटेरियल होता था, यानी जो कच्चा माल होता था, उसे प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे। लाइक एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट से शंख का मिल जाना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अफगानिस्तान में शोत्रुगोई, इसका नाम पहले वाले पार्ट में आ चुका है। ठीक है, ये भी एक हिस्टोरिकल साइट है। यहाँ से नीले रंग का लाल लॉर्ड्सवर्ड मनी मिल जाना, लोथल से कॉर्नेलियन पत्थर का मिलना, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से सेल खाड़ी का मिलना, साथ ही राजस्थान के खेतरी से तांबे का मिलना और दक्षिण भारत से सोने का मिलना, जो कि इसके लिए जाना भी जाता था पहले के टाइम में। ठीक है, और कौन सी जो साइट है वो आज के समय में लोकेटेड है आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि जो नागेश्वर है वो कच्छ में है। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात। बालाकोट पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान में शोत्रुगोई नाम ऑलरेडी दे रखा है मेंशन। लोथल भी गुजरात में है। दक्षिणी राजस्थान आप जानते हैं, उत्तरी गुजरात के बारे में। राजस्थान के खेतड़ी, खेतड़ी आपसे नाम पूछा जा सकता है, ये राजस्थान में। और साथ ही साउथ इंडिया के बारे में बात की गई है। ठीक है, होप सो कि बच्चों आप सभी चीजों के बारे में अच्छे से समझ रहेंगे और आपके माइंड सेट होना चाहिए कि यहां पर बात हो रही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, व्यापार से रिलेटेड। ठीक है, देखिए बच्चों, सब कॉन्टिनेंट के अलावा कुछ ऐसे क्षेत्रों से भी व्यापार किया जाता था, जैसे यहां पर दे भी रखा है कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, यानी कि सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। तो यहां पर बात आती है ओमान की। ओमान कहां पर है बच्चों? मिडल ईस्ट कंट्री है। ठीक है, खाड़ी देश जिसे आप कहते हो। तो तांबा जिसे हम कॉपर कहते हैं, ये कहां से मंगाया जाता था? अरब प्रायद्वीप से, यानी कि ओमान से लाया जाता था। और साथ ही हड़प्पाई मृतबान, हो सकता है माइंड में आपके यह है कि ये क्या होता है, तो इमेज दे रखी है एनसीईआरटी बुक में, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार का ये जार है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो यहाँ पर काली मिट्टी की एक मोटी सी परत चढ़ी हुई है और यह भी ओमान से ही मंगाया जाता था या मिला है। और कुछ और चीजें जैसे कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पूरा वस्तु, दोनों में निकल के अंश भी मिले हैं। निकल क्या होता है आप अच्छे से जानते होंगे। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक तो कलर की बात करें, ये व्हाइट और सिल्वर कलर का होता है, धातु है एक प्रकार की, और ये अन्य धातु इसमें आराम से मिल जाती है। कॉइन भी तो कुछ इसी प्रकार का होता है। ठीक है, और क्या बात की गई है आगे? मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया आपका चैप्टर नंबर 2 था 11th क्लास में। ठीक है, एक काफ़ी प्राचीन ये भी सिविलाइजेशन थी। कहाँ पे थी? इराक में है आज के समय में। ठीक है, दो नदियों के बीच में। तो बच्चों, मेसोपोटामिया के लेख में मगान शब्द, जो कि ओमान के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ से इस क्षेत्र से तांबे के आगमन के भी एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। और साथ ही लंबी दूरी के संपर्क में अन्य पुरातात्विक खोजें, जिसके अंदर हड़प्पे की मोहर होगी, बाट होगी और मनके, यह भी देखने को मिले हैं।
अदर आर्कोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंक्लूड हड़प्पन सील वेट्स एंड डाइस एंड बीट्स। और एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ को नाविकों का देश कहा जाता था। मेसोपोटामिया टेक्स्ट रेफर टू मेलुआ एज अ लैंड ऑफ सीफेरर्स। याद रखना आप इन चीज़ों के बारे में भी। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट टॉपिक जो कि स्पेशली व्यापार से रिलेटेड था कि लोग किस प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके उन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मंगाया करते थे या भेजा करते थे, जिसमें स्पेशली जो अब की बार बात आई वो तांबे से रिलेटेड आई यानी कॉपर की आई, और कुछ ऐसे हिस्टोरिकल साइट जहाँ से डिफरेंट टाइप की चीज़ें मंगाई जाती थी जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया भी था। फिर चाहे वो नागेश्वर हो, बालाकोट हो, अफगानिस्तान हो, लोथल राजस्थान, इन सभी जगहों से। आई होप कि बच्चों आप इन 3 टॉपिक के बारे में जो मैंने आज के इस पार्ट में आपको कवर करा है अच्छे से आपको समझ भी आ चुके होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेगा जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। और पार्ट जो 5 एंड होगा इस लेसन का वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कल ही आ जाए या फिर आज आ जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। उसके बाद आपका टेस्ट भी तो लेना है, ठीक है। तो सब रेडी रहना, अच्छे से तैयारी करना। तो मैं मिलता हूँ आपको इस लेसन के 5th पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।